दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द क्रूसिबल। क्रूसिबल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है 20th सेंचुरी का और ये बिलोंग करता है अमेरिकन लिटरेचर से। इसके जो ऑथर हैं उसका नाम है आर्थर मिलर। ठीक है, ARTHUR। आर्थर और ऑथर में बहुत फर्क है। ठीक है, आर्थर मिलर इनके राइटर का नाम है। इनकी अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो ये 1915 में पैदा हुए और 2005 में इनकी डेथ हो गई। अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज थे अपने टाइम के, उसके साथ साथ अमेरिकन प्ले राइटर थे और स्क्रीन राइटर थे 20th सेंचुरी अमेरिका के अंदर। अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम आता है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। जी हाँ दोस्तों, ये वही इसकी नॉवल था जिसकी वजह से ये पीक पे गया, जिसको इसको फेम मिलना शुरू हुआ। उसके बाद इसने लिखा था द क्रूसिबल, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट में इसने का जो फेमस जो वर्क था ना, वो था अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, जिसको उसने पब्लिश करवाया था 1955 के अंदर। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं द क्रूसिबल के ऊपर। क्रूसिबल को डिस्कस करने से पहले मैं इसके कुछ की फैक्ट्स बताता हूं। सबसे पहले तो ये लिखा गया था 1951 से 52 के दरमियान और इसको पब्लिश करवाया गया था 22 जनवरी 1953 के अंदर। ठीक है, अगर हम इसके जॉनरा की बात करें तो ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के साथ साथ इसके अंदर हिस्टोरिकल जो रियलिस्टिक अप्रोच है ना, वो भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर बात की गई है और वो बड़ा रियलिस्टिक तरीके से आर्थर मिलर ने अपने इस वर्क के अंदर पोर्ट्रे किया गया है। और मैं अगर इसकी सेटिंग्स की बात करूं तो एक सैलेम छोटा सा गांव है न्यूयॉर्क का, तो ये तमाम नॉवल जो सा है ना वो वहां से लिया गया है और इसकी सेटिंग रखी गई है 1692 के पुरिटन एज के लास्ट एरा की। अच्छा दोस्तों, हमने इसके इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर भी देख लिया, द क्रूसिबल के की फैक्ट्स भी देख लिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी समरी की तरफ। समरी के बाद जो चीजें मैंने बताई हैं या रिटन फॉर्म में मैंने नोट्स जो से आपके लिए बनाए हैं, उसमें है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो रिपीटेड हैं और जो पेपर्स में बार बार आए हुए हैं या जो आ सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, वो कोटेशन एंड रेफरेंसेस के साथ मैंने बनाए हैं और मैं चाहूंगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ये वीडियो डाउनलोड करके उन तमाम नोट्स को अपने पास सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे मैंने एक कंक्लूजन, एक इसका जो पूरी ट्रेजेडी का एक एसेंस बनता है ना, वो भी मैंने बयान किया। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी समरी की तरफ। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों कहानी शुरू होती है साल 1692 में। अमेरिका का एक छोटा सा शहर मैसाचुसेट्स, उसका एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है सैलम। ठीक है, 1692 के अंदर सैलम्स के अंदर विच क्राफ्ट्स का बहुत ज्यादा रुझान था। ये वो टाइम पीरियड था जब अमेरिका में विच क्राफ्ट्स, काला जादू, जिन्नात से बातें करना, ये सब चीजें बैन थी। यानी कि प्रूटन टाइम चल रहा था, यानी कि इस तरह की हरकत कोई करता नहीं था। प्रूटन एज का आपको पता होगा वो थोड़ी सी रिलीजियस बेस्ड थी। ठीक है, सब कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से होता था। अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत करता हुआ पकड़ा जाता, ठीक है, या देखा जाता, तो उसको सजा दी जाती और सजा ऐसे कि उसको कत्ल कर दिया जाता या फिर उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता। तो ये जो गांव है सैलम, इसका एक मिनिस्टर है जिसका नाम है रेवरेंड पेरिस। एक रात उसने देखा कि उसकी बेटी जिसका नाम बैटी है और उसकी जो भतीजी जिसका नाम एबिगेल है और उसकी जो मेड जिसका नाम टीटूबा है और कुछ और लड़कियां और औरतें जंगल में नाच रही थी। और एक औरत तो ऐसी थी कि उसने कपड़े भी नहीं डाले हुए थे। वो सब के सब वहां पर नाच और गा रही थी। शायद ये सब मिलकर विच क्राफ्ट कर रहे थे। पकड़े जाने के डर से जो रेवरेंड पेरिस की बेटी है बैटी, वो बेहोश हो गई और बेहोश भी ऐसे हुई कि जैसे कोमा में चली गई हो। रेवरेंड पेरिस जो कि एक मिनिस्टर है, उसको अपनी पावर से बड़ा लगा हुआ है। ठीक है, पावर है उसके पास, एक मिनिस्ट्री की पावर के साथ साथ रेपुटेशन का उसका बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, आपको पता है कि गांव में कोई भी बात रहती नहीं है। ठीक है, तो गांव के लोगों ने इस बात को फैला दिया कि बैटी, एबिगेल, टोटूबा और बहुत सी लड़कियां जो सी है ना, वो विच क्राफ्ट कर रही थी। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो लोगों की एक बड़ी भीड़ रेवरेंड पेरिस के घर के बाहर इकट्ठी हो गई।
अच्छा, अब रेवरेंड पेरिस को सबसे ज्यादा जो ख्याल था ना वो अपनी रेपुटेशन का था। वो कहता था कि मैंने इतने सालों में ये अपनी रेपुटेशन इतनी पावर बनाई है, तो ये सब का सब ना मिट्टी में मिल जाएगा। ये हमारे घर की जो लड़कियां हैं वही ये काम करने लगी हुई हैं। अब लड़कियों को ये कहना था कि हम सिर्फ और सिर्फ डांस कर रहे थे और कुछ भी नहीं, लेकिन एक्चुअली वो विचक्राफ्ट ही कर रहे थे। जो एबिगेल पेरिस की जो भतीजी थी, उसने तो मुर्गी का खून तक पिया था। अच्छा, तो दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि लोग काला जादू क्यों करते हैं? अपना काम निकलवाने के लिए, ठीक है? अपना काम निकलवाने के लिए या दूसरे को डाउनफॉल करने के लिए ना, उसकी लाइफ में डाउनफॉल लाने के लिए, तब उसको काला जादू किया जाता है, ठीक है? एबिगेल जो सी थी वो जॉन प्रॉक्टर नामी एक फार्मर को की लव अफेयर में थी, यानी ठीक है, उन दोनों का आपस में पहले चक्कर था। जो एलिजबेथ थी वो उनकी लाइफ में एक रुकावट थी। तो एबिगेल एलिजबेथ को मारने के लिए ये काला जादू कर रही थी। अच्छा, जॉन प्रॉक्टर हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है, ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। दोस्तों, एबिगेल का लव अफेयर जो जॉन प्रॉक्टर के साथ था वो बहुत एक सीक्रेट था, ठीक है, किसी को भी नहीं पता था इस बारे में। और एबिगेल उसको अब अपने लव अफेयर्स में दोबारा आना चाहती थी। एलिजबेथ को मार के वो उसके साथ दोबारा शादी करना चाहती थी। अच्छा, तो दोस्तों ये जो बैटी, एबिगेल, टिटूबा और बहुत सी लड़कियों ये जो काम करते हुए जब पकड़ी गई, तो अब उनको ये डर लग रहा था कि अब इनको कोई ना कोई सजा तो मिलेगी। और सजा तो मैंने पहले बताई है कि या तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था या तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। तो इन सब लड़कियों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ना उस गांव में जो भी इनोसेंट पीपल थे उनके ऊपर इल्जाम लगाने लग गया कि वो डेविल के साथ मिला हुआ है, ये डेविल के साथ मिला हुआ है। लेकिन यारों उस टाइम कहाँ समझ थी उन लोगों में? पुरिटन एज चल रहा था, लेकिन कहाँ थी रिलीजियस बिलीफ्स जो से थे वो पीक लेवल पे थे। अच्छा, जिन जिन पर इन्होंने इल्जाम लगाया था ना, ये जितनी भी औरतें थी और ये बेटी, एबिगेल, टिटूबा, जिन जिन पर इन्होंने इल्जाम लगाया ना, हुकूमत ने उनको पकड़ा, पकड़कर उनको सजा दी और सजा कत्ल कर दिया या फिर फांसी पे चढ़ा दिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी के स्केच की, स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी। कहानी की जो स्टार्टिंग है ना वो ऐसे दिखाई गई है कि जो रेवरेंड पेरिस है ना वो अपनी बेटी बैटी के बिस्तर पे के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और वो ऐसे बैठा है कि वो दुआ कर रहा है कि मेरी ये बेटी जो सी है ना वो ठीक हो जाए। उसके लिए उसने बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से हकीम और बहुत से लोगों को उन्होंने चेक करवाया, लेकिन सब ने कहा कि हमें इसकी कोई समझ नहीं आ रही। जब सारी डॉक्टर्स और सब ने उसको इनकार कर दिया तो इसने एक एक्सपर्ट को बताया, ठीक है। एक्सपर्ट का जो नाम था वो था रेवरेंड हेल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो जादू टोना करना और ये इन चीजों का ना मास्टर था, ठीक है। इन चीजों का पता लगाता था, जैसे कि पी और इस तरह की चीज हमारे होते हैं ना, इस तरह का ये एक रेवरेंड हेल था जो कि जादूगरनियों या जादूगरों को एनालाइज करता था, देखता था। एक दिन पेरिस ने यह भी देखा था कि जो टिटूबा है ना उनकी मेड, वो कोई तस्बीह वगैरह या कोई चीज पढ़ रही थी, मुंह मुंह में ना कोई चीज पढ़ रही थी। और ये जो टिटूबा है ये नाइजीरो है, यानी कि एक ब्लैक वुमेन है। अच्छा, इस सब में ना पेरिस को सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन की थी कि मेरे पास जो इतनी पावर है। वैसे भी कुछ लोग जो वहां पे गांव में मौजूद थे वो उसको एज अ मिनिस्टर समझते ही नहीं थे, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे, उसको मिनिस्टर समझते नहीं, क्योंकि इसका एक रूड बिहेवियर की वजह से। लोग इसके घर के बाहर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि लोग इसके घर के बाहर आकर ना इकट्ठे हो गए थे। तो पहले पहले तो उसको दिल ही नहीं किया कि वो नीचे जाकर उनसे बात करे, तो ये ऊपर ही अपनी बेटी के पास जो उनसे है ना वो बैठा रहा, जिसका नाम बैटी था, ठीक है, बैटी के पास वो बैठा रहा। अब जब ये तमाम इसकी बैटी, एबिगेल और टिटूबा, इसकी फैमिली में से ये तमाम चीजें ये विच क्राफ्ट वाला चक्कर में फंस गई हैं, तो अब इसको नीचे आना था। अच्छा, जब रेवरेंड पेरिस नीचे जाता है लोगों से मिलने के लिए, तो एबिगेल वहां पे मौजूद जितनी भी लड़कियां थी, वो जो जंगल में यानी कि जो डांस कर रही थी, वो सब उसके पास मौजूद थी। तो वो उसको समझाती है कि अगर किसी ने अपना मुंह खोला, अगर किसी ने बताया कि हम विच क्राफ्ट कर रहे थे वहां पे, तो मैं उसको मार दूंगी। यानी कि उसने उनको इतना डरा धमका दिया कि वो सब के सब ना अपने मरने के डर से ना वो कुछ बोल ही नहीं पाए। दोस्तों, एबिगेल की मुलाकात होती है जॉन प्रॉक्टर से। जॉन प्रॉक्टर कौन? हमारा हीरो, ठीक है, इस ट्रेजेडी का, इसका हीरो है हमारा, ठीक है। ये वो है जिसके साथ एबिगेल प्यार करती है, ठीक है, इसके साथ शादी करना चाहती है, और इसकी जो वाइफ है एलिजबेथ, उसको ये मारना चाहती है, ठीक है, उसको मारेगी, इसके लिए तो विचक्राफ्ट कर रही है।
उसको मारेगी तो तभी वो जाके जॉन प्रॉक्टर के साथ शादी करेगी। अच्छा, जब एबिगेल जॉन प्रॉक्टर को मिलती है ना, तो वो उसको बताती है कि हम वहां पर कुछ भी नहीं, बस डांस कर रहे थे। ठीक है, तो वो अब भी ना एबिगेल उसको ना फिर फ्लर्ट करने लग जाती है और फिर उसको बताती है कि मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। एबिगेल पहले जॉन प्रॉक्टर के घर एक मेड थी और वहां पर काम किया करती थी। ठीक है, और फिर लव अफेयर्स हुए उनके। ठीक है, वो एक दफा सोए भी बिस्तर पे और बहुत सी यानी कि उनके दरमियान अफेयर्स जो से थे ना वो चले। अब ये जो एबिगेल है वो फिर से उसको कायल कर रही है कि हम दोबारा से शादी कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जॉन प्रॉक्टर को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको सिर्फ एक ही टेंशन थी पूरी लाइफ के अंदर कि उसने इस लड़की के साथ अपना ये ताल्लुक क्यों बनाया। ठीक है, वो बस इसी की उसको टेंशन रही है और वो आखिर तक ना बस एबिगेल को कोसता ही रहा है। अच्छा, जॉन प्रॉक्टर उसको वहां पे डांट भी देता है। वो कहता है कि तुम्हें अब मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है और खबरदार तुमने मेरी बीवी एलिजबेथ का अगर नाम भी लिया तो। अच्छा, अब दूसरी तरफ रेवरेंड हेल जो सा है वो कर रहा था अपना मंत्र वगैरह जो सा उसका पढ़ रहा था। अब वो जेसस क्राइस्ट का नाम लेते हैं। जब वो जीसस का नाम लेते हैं ना तो बैटी उठ के बैठ जाती है और चीखती चिल्लाने लग जाती है। जितने भी लोग नीचे जो पेरिस उनको समझाने के लिए गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, विशक्राफ्ट का चक्कर नहीं है, बैटी बीमार है, ये वो बहाने सो लगा रहा था। जब बैटी चीखती चलाती है तो वो सब के सब ना ऊपर आ जाते हैं कमरे के अंदर उसको देखने के लिए कि क्या हुआ है इसको। अच्छा, बैटी की ये हालत देखने के बाद ना उस गांव के अंदर मौजूद जितने भी घर थे ना, वो उनमें एक डर सा पैदा हो गया। यानी कि एक ऐसा सीन पैदा हो गया था कि बस विच क्राफ्ट विच क्राफ्ट विच क्राफ्ट इस तरह का ना सीन पैदा हो गया था कि जादू टोना हो रहा है, क्योंकि हमें ना कोई मार दे, हमें ना ये कोई कर। बस इस तरह का एक सुनेरियो जो है ना वो क्रिएट हो गया था। अच्छा, जब इसकी आवाजें वगैरह खत्म यानी कि वो बैठी फिर बेहोश हो गई थी, तो जब रेवरेंड हेल ने कुछ क्वेश्चनिंग शुरू कर दी जो फॉरेस्ट की में उसने लड़कियों को पकड़ा था ना, जितनी भी लड़कियां थी वहां पे उसने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। पहले तो एबिगेल से क्वेश्चनिंग की, वो चालाक खातून है काफी एबिगेल। तो वो जो से ना संभाल लिया उसने सिचुएशन को और सारा इल्जाम जो सा था वो टिटूबा पे लगा दिया, यानी कि उनकी मेड पे लगा दिया। अब टिटूबा को तो अपनी जान की टेंशन होने लगी, तो उसने वो सब कुछ उगल दिया जो रेवरेंड हेल सुनना चाहता था। अच्छा, टिटूबा ने अब यहाँ पे अपना मुंह खोल दिया। उसने कहा हाँ, डेविल आया था मेरे पास और उसने मुझे कुछ चीजें बोली थी। रेवरेंड हेल इसके रिस्पॉन्स में कहता है कि कौन कौन उसके साथ शामिल है। ठीक है, डेविल के साथ और कौन कौन शामिल है। वो इन सब सुनहरियों में सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था ना वो एबिगेल को हुआ था। ठीक है, एबिगेल पहले ही एलिजबेथ के पीछे थी और ऑब्वियसली बात है कि अब वो एलिजबेथ का नाम लेगी। ठीक है, ताकि उसको सजा मिले और वो जॉन प्रॉक्टर के साथ दोबारा शादी कर ले। जब टिटूबा ने उसको बताया कि डेविल ने मुझे कुछ बातें बताई हैं, तो रेवरेंड हिल उससे पूछता है कि कौन सी बातें बताई हैं, कौन कौन उसके साथ मिला हुआ है। अच्छा, अब एबिगेल के पास सबसे मेजर जो वेपन आ गया था ना वो प्रॉक्टर फैमिली से बदला लेने का आ गया था। ठीक है, अब वो जो भी नाम बताएगी, एक तो हेल उस पे बिलीव भी करेगा। ठीक है, लोग भी उस पर यकीन करेंगे और जो एलिजबेथ है ना अब उसकी जान को खतरा होगा आगे। अब टाउन में ना विच क्राफ्ट का इतना पैनिक नहीं फैला हुआ था जितना इन लोगों पे मुनहसर था कि वो कौन कौन से नाम लेंगे, किन पे एबिगेल और उसके साथ जितने भी मौजूद खवातीन थी या लड़कियां थी उनका। कि अब इन सब बस लोग यही पूछना चाह रहे थे कि वो कौन कौन था, सब यही जानना चाह रहे थे कि कौन कौन डेविल के साथ शामिल है, क्योंकि उनको फांसी दी जाएगी। अब लड़कियां किनका नाम लेंगी? ऑब्वियसली जिनके साथ इनकी नहीं बनती, यानी कि प्रॉक्टर फैमिली के साथ, एलिजबेथ और जॉन प्रॉक्टर के साथ। दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट होता है एक्ट टू। और एक्ट टू का जो सीन है वो दिखाया गया है प्रॉक्टर के घर के अंदर। प्रॉक्टर जो फैमिली है उनके घर के अंदर ये तमाम सीन जो है ना वो दिखाया गया है। दोस्तों, आज भी जॉन प्रॉक्टर और एलिजबेथ के दरमियान में ना एक टेंशन है। टेंशन ये है कि एलिजबेथ समझती है कि मुझ जैसी लड़की प्रॉक्टर जो है वो डिजर्व ही नहीं करता, और जो प्रॉक्टर है वो समझता है कि मैंने जो पास्ट में उसके साथ एबिगेल के साथ एक रिलेशनशिप बनाया था वो मैंने गलत किया था, और उसका जो इम्पैक्ट है ना वो एलिजबेथ पे ज्यादा गंदा गया, इसलिए वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, इनके दरमियान एक मोहब्बत, एक प्यार जो है ना वो आखिर में देखने को मिलेगा हमें। अब जो एलिजबेथ है वो प्रॉक्टर से कहती है कि टाउन में ना काफी काम खराब चल रहा है। ठीक है, गड़बड़ चल रही है, और वो ये कि वो जो एबिगेल और उसकी जो टीममेट्स जितने भी हैं ना वो अब लोगों के नाम ले रही हैं। अब वो पता नहीं किन किन को अक्यूज करेंगी और किन किन को वो
नाम लेंगी ना, तो इसमें सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है एलिजाबेथ को अपनी जान का है, और प्रॉक्टर को भी अपना है कि अपना इसका इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ के ऊपर वो ज्यादा जो है ना कॉन्शियस है। अब टाउन में क्या हो रहा था? टाउन में ये हो रहा था कि वहां के जितने भी लोग थे ना, उनको कोर्ट में वन बाय वन करके ना पेश किया जा रहा था, एबिगेल और उनके टीममेट्स के सामने। ठीक है। और वो एबिगेल और उसकी जो जितने भी वो उसके साथी थे ना, वो ऐसे एक्टिंग करते जैसे स्पिरिट्स उन पे अटैक कर रही हैं। जब वो उन पे अटैक कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वो जो सामने वाला बंदा है ना, वो शामिल है डेविल के साथ। ठीक है। तो उसको वो पकड़ के फांसी पे चढ़ा देते थे। ये सुनेरियो जो है ना, वो उस टाउन में चल रहा था। अब एलिजाबेथ जोनसी है ना, वो प्रॉक्टर से कहती है कि तुम कोर्ट में जाओ, तुम कोर्ट में जाओ और उनको बताओ कि एबिगेल जोनसी है ना, ये सब का सब झूठ बोल रही है। वो वहां पे उसने मुझे बताया है कि वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ डांस कर रहे थे, कोई विच क्राफ्ट नहीं था, कोई इस तरह का सीन नहीं था। अच्छा, जॉन को भी इस बात का पता है कि मैं अब वहां पर जाऊंगा तो मेरी बात सुनेगा कौन? ठीक है, कोर्ट में जाएगा और जाके बयान कर देगा, लेकिन इसकी बात को मानेगा कौन? ठीक है, जब एबिगेल ने उसको प्रॉक्टर को बता रही थी सारी बात, तो वो दोनों तो अकेले थे, उसके बाद कोई सबूत तो है नहीं। अब वो जो लड़कियां थी ना, जितनी भी एबिगेल की टीममेट्स, उनमें एक लड़की थी मैरी। ठीक है, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है इधर। मैरी मैरी आती है एलिजाबेथ के पास और उसको बताती है कि तुम्हारा नाम भी लिया गया है और आपका नाम लिया है एबिगेल ने। मतलब ये कि एबिगेल मारना चाहती है एलिजाबेथ को अक्यूज करके, और फिर जॉन प्रॉक्टर से वो शादी करेगी बाद में। अच्छा, वहां पर एक टीम आती है और वो टीम आकर एलिजाबेथ को ना चेन में बांध कर ले जाती है, और जॉन प्रॉक्टर उनके साथ लड़ता भी है, झगड़ता भी है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता, लेकिन एलिजाबेथ को वो ना ले जाते हैं। फिर जॉन प्रॉक्टर मैरी से बोलता है कि तुम लोग क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम कन्फेस कर लो ताकि एलिजाबेथ की जान बच सके। सिर्फ एक ही चीज जोन सी है ना, वो एलिजाबेथ को बचा सकती है, वो है जॉन प्रॉक्टर का कन्फेस करना कि मेरे एबिगेल के साथ पहले रिलेशनशिप्स थे। और इसी वजह से एबिगेल बदला निकाल रही है प्रॉक्टर फैमिली से, स्पेशली जॉन से है ना एलिजाबेथ से। लेकिन यहाँ पर बात आती है रेपुटेशन की। लेकिन जॉन प्रॉक्टर ने यहाँ फैसला कर लिया था कि वो अपनी रेपुटेशन को छोड़ देगा और सिर्फ एलिजाबेथ की जान जो है ना वो बचाएगा। फिर जॉन प्रॉक्टर मैरी को लेकर कोर्ट के अंदर शामिल होता है। ठीक है, कोर्ट के अंदर जाता है और जाकर ना बड़ा शोर शराबा करता है, और जो कोर्ट के असूल होते हैं ना, या कवानीन जो से उसकी होते हैं ना कोर्ट की, वो खराब कर देता है। वो ऐसे खराब करता है कि वहां पे हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर देता है, जो कोर्ट का डेकोरम होता है ना, वो सारा खराब कर देता है, जिसके ऊपर जो है ना उसको गिरफ्तार भी किया जाता है, पकड़ा भी जाता है। वो चाहे इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन कोर्ट के जो वैल्यूज हैं, डिसिप्लिन हैं, वो खराब नहीं होने चाहिए। इस गुस्से के अंदर जॉन प्रॉक्टर ये कन्फेस कर लेता है कि मैं एबिगेल के साथ सोया हूं और इसके साथ मेरे पुराने अफेयर्स थे। ठीक है। अब इस बात का एलिजाबेथ को नहीं पता होता। ठीक है। अब यहाँ पर जो थीम ऑफ लव है बिटवीन प्रॉक्टर एंड एलिजाबेथ, उसको दिखाया गया है। अब एलिजाबेथ को नहीं पता। ठीक है, जज जो सा था उसने एलिजाबेथ को बुलाया और उससे पूछा क्या वाकई उसके साथ ताल्लुक है। अब एलिजाबेथ प्रॉक्टर की जो रेपुटेशन है ना, उसको बचाने के लिए बोलती है कि नहीं, मुझे पहले शक हुआ था, एबिगेल के घर काम करती थी, तो मुझे पहले शक हुआ था कि ये उसके साथ कोई अफेयर्स हैं, लेकिन फिर मैंने उसको जॉब से निकाल दिया था, तो उसके बाद सब कुछ ठीक था। यानी कि उसकी बीवी ने ही उसका साथ नहीं दिया। इन शॉर्ट एलिजाबेथ ने मना कर दिया कि ये बात ठीक नहीं है। ठीक है। और ये उसने क्यों किया था? सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड यानी कि प्रॉक्टर की रेपुटेशन को बचाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जॉन प्रॉक्टर ना अपनी बात को साबित नहीं कर सका। अब वो अपनी बात को साबित नहीं कर सका तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने एबिगेल के ऊपर इल्जाम लगाया है। उसके बाद उसकी जो बीवी है एलिजाबेथ, उसको छोड़ दिया गया, लेकिन प्रॉक्टर को ना गिरफ्तार कर लिया गया। अब शिकंजे में आ गया था प्रॉक्टर। ठीक है, अब कहानी के लास्ट सीन चल रहा है। ठीक है, इसका डाउनफॉल चल रहा है प्रॉक्टर का। अब कुछ महीनों के बाद सीन जाता है जेल के अंदर। ठीक है, जेल के अंदर सीन जाता है कि जहां पर प्रॉक्टर और उसके साथ साथ जितने भी लोग थे ना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कई लोगों को तो पहले ही लटका दिया था और कई लोग इस डर की वजह से ही मर गए थे, और अब कई लोग हैं जिनको फांसी दी जाएगी, जिनमें प्रॉक्टर भी शामिल है। इस दौरान जो हमारा पादरी था, जो इनका रेवरेंड हेल था, ठीक है, उसको बहुत दुख हो रहा था कि जो कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज है ना, ये फैसला ठीक नहीं कर रहे, ये खराब फैसला कर रहे हैं। और क्योंकि कोर्ट की रेपुटेशन का भी सवाल था, इस वजह से जज ने तमाम जो वहां के लोग थे, ठीक है, उनको लटका दिया। बहुत से इंपॉर्टेंट और बहुत से सिग्निफिकेंट जो वहां पे बंदे थे ना, उन सबको लटका दिया गया था उस सोसाइटी के अंदर।
लास्ट पे हेल ने कोशिश की कि वो प्रॉक्टर की जान को बचाए। वो एक लेटर लिख के लाया और उसे कहा था कि तुम कन्फेस कर दो। अगर वो कन्फेस कर लेता तो उसका जो नाम, उसकी जो रेपुटेशन थी ना, वो सारी खराब हो जानी थी। अब उसने अपना नाम बचाने के लिए उसने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा, बल्कि वो जो कागज उसके पास आया था उसको फाड़ दिया। प्रॉक्टर सोचता था कि अगर इसने यानी कि कन्फेस कर लिया ना, तो ये फिर अडल्ट्री, और अगर इसने ना किया तो ये शहीद कहलाएगा। इसके ज़हन में ये बात थी। अब इन द एंड इसको लटका दिया गया, यानी कि इसको फांसी पर लटका दिया गया, और ये बड़ा खुश था। ये कह रहा था कि ठीक है, वैसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं यानी कि शर्मिंदगी की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं खुशी खुशी जो सा है ना वो मर जाऊं। ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्ले खत्म होता है जॉन प्रॉक्टर की डेथ के ऊपर। अच्छा, ये जो प्ले है ना हमें बताता है कि 1692 में कि क्या क्या गलत हुआ था। ठीक है, कितने इनोसेंट पीपल को लटका दिया गया था, मार दिया गया था, सिर्फ एक झूठे विच क्राफ्ट्स की वजह से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। Thank you for watching this video. Make sure to press like and subscribe button for more amazing videos.